नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज काव्यखंड से एक नई कविता लेकर मैं आप सभी के उपस्थित हुई हूँ। कविता का नाम है कविता के बहाने। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। छात्रों, पहली कविता भी सत्र 2020 और 21 का जो पाठ्यक्रम है उससे हटा दिया गया है। दूसरी कविता आपके पास थी पतंग, वो भी हटा दी गई है। तीसरी कविता जो कि आज हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने, वो आपके पास तीसरी कविता जो है वो कविता के बहाने का जो दूसरा भाग था बात सीधी थी पर, वो भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। छात्रों, इसके साथ साथ ही हमारे वेदांत से 2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। गद्य खंड से भी हम 2 पाठ पूरे कर चुके हैं। काव्य खंड से अगर मैं कहूँ, जितना सिलेबस हटा दिया गया था, अब ये हमारी पहली कविता समझी जाएगी कविता के बहाने। तो आज हम इस कविता को देख लेंगे कि कविता में क्या कुछ है। कविता का अर्थ समझ लेंगे। कविता का अर्थ समझने से पहले हम कवि जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कुंवर नारायण जी कविता के कवि हैं। 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। 1956 में चक्रव्यूह उनकी रचना आई। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो काव्य संग्रह है, उसी काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है जो आज हम पढ़ेंगे। आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह उनका, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि उनकी रचनाएं थीं। पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास पुरस्कार सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित की गई थी। अब कह रहे हैं कि किस तरह से कवि के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो हमें मिली है कि गर्द से ढकी हुई पुरानी किताबों को खोलने की बात अगर कहें तो कुंवर नारायण जी ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन में शुरुआत की। उन्होंने कविताओं के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं की समीक्षा पर भी लिखी, किंतु कविता की विधा पर उनके सृजन क्रम हमेशा प्राथमिक दी है। नई कविता के दौर में जहाँ प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार और लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की और वैचारिक साथ में उन्होंने आलोचनाएं भी उन्हें मिली, परंतु उनकी कविताओं में व्यर्थ उलझन नहीं था, अखबारी सतहीपन नहीं था। और किस तरह से उन्होंने संयम और परिष्कार, साफ सुथरापन अपनी कविताओं में दिखाया। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष रूप से दिखती है। साथ में ही यथार्थ अर्थात जो सत्य है, खुरदरापन उनकी कविताओं में मिलता है। उनकी सहज सौंदर्य भी उनकी कविताओं का एकमात्र यही गुण रहा है। किस तरह से अपने जीवन में जो सरलता सहजता उनके जीवन में थी, वही उन्होंने अपनी कविताओं में भी दिखाया है। खुले विचारों वाले थे, इसलिए कविताओं में भी उसकी मूल विशेषता हमें मिलती है। और संयम की तरह से सभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं का बीज है। साथ में ही कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना कवि रहे हैं। विवरण उनकी कविताओं में हमें देखने को नहीं मिलता। वैयक्तिक और सामाजिक उपापोह और की दृष्टि से अगर देखें तो व्यंजकता सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो तटस्थ वीतराग की दृष्टि से नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा और सहमे हुए एक संवेदनशील मन से उन्होंने आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है उनकी कविता। अब कविता का जो केंद्र बिंदु है वो है कि कुंवर नारायण जी ने यहाँ पर 2 कविताएं लिखी। दोनों कविता में से एक कविता हम पढ़ेंगे कविता के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। और आज के समय में कविता के वजूद को लेकर किस तरह से आशंकित शक की यात्रा, इस यांत्रिक दबाव में कविता की जो यात्रा है, जो कविता का अस्तित्व है वो समाप्त ना हो जाए, ऐसे में कविता ने कविता की ही अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर इस कविता के माध्यम से दिया है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर क्या है, भविष्य है। भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है।
कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ने की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा भी निश्चित है, लेकिन बच्चे की सीमा असीम है, उनके सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा, कोई स्थान नहीं होता, कोई बंधन उसके खेल में नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी को एक उपकरण के रूप में माना गया। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयं ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। न वहाँ घर की सीमा होती है, न भाषा की सीमा, या न समय की सीमा। तो कविता पढ़ते हैं। कविता है हमारे पास कविता के बहाने। कविता के बहाने। अब बहाने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बहाने का अर्थ है माध्यम। यहाँ पर अगर हम बहाने का अर्थ देखें तो कविता के बहाने अर्थात माध्यम। कवि कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। कविता के बहाने कविता है, इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। और कविता में क्या है, कविता को चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से उसकी यात्रा बताई गई है। कवि कह रहे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता की एक उड़ान है किसके बहाने, चिड़िया के बहाने। चिड़िया के अगर माध्यम से देखें तो किस तरह से उसकी क्या है, एक उड़ान है, एक सीमा है। और जिस तरह से एक चिड़िया क्या करती है, एक चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उड़ती है, आसमान में दूर तक जाती है और वापस आ जाती है, वैसे ही एक क्या है, कविता की उड़ान है कि कविता कवि के मन से निकलती है, उसकी रचना की जाती है और फिर वो अपने विकास की उड़ान भरती है। परंतु उसके विकास की जो उड़ान है उसकी क्या कोई सीमा नहीं है, वो क्या है, असीम है। उसकी कल्पनाओं की सीमा है, उसकी कभी भी उड़ान की सीमा कभी समाप्त नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर, और उसे बाहर भीतर इस घर उस घर कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जबकि चिड़िया की जो क्या है, उड़ने की समय सीमा होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि कविता जो उड़ने के लिए पंख लगाती है उसका मतलब, उसका महत्व भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जैसे आसमान में चिड़िया दूर दूर तक उड़ान भरती है, उड़ती है, उसी तरह कविता भी क्या है, कविता भी उड़ान भरती है। कविता की जो कल्पना है वो दूर दूर तक पहुंचती है और यही कल्पना भाषा का जो आश्रय लेकर, भाषा के पंख लेकर उड़ती है और उस उड़ान को भला क्या करती है, चिड़िया क्या जाने। तो कवि क्या कह रहे हैं कि कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी उड़ान क्या है, दूर दूर तक है। और चिड़िया की उड़ान जबकि क्या है, सीमित है। कविता इस घर में पढ़ी जा सकती है, उस घर में पढ़ी जा सकती है और कोई भी उसे पढ़ सकता है, उसकी सीमा नहीं है, वो हमेशा क्या करती है, जीवित रहती है। परंतु चिड़िया की क्या है, एक समय सीमाएं क्या है, सीमित हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो कविता की जो सीमा है, कविता की उड़ने की जो सीमा है वो असीमित है, उसके सैकड़ों वर्षों तक वो क्या रह सकती है, जीवित रह सकती है। अब यहाँ पर हम शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देख लेंगे। तो साहित्यिक खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। कविता छंद मुक्त कविता है। कविता में क्या है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर माने जाने युग्म है, चिड़िया क्या जाने, क्या जाने के आगे प्रश्न सूचक चिन्ह अर्थात प्रश्न अलंकार है। चिड़िया एक उड़ान है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर एक उड़ान में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कविता अमूर्त है, गीतात्मकता बिल्कुल भी कविता में नहीं है, अर्थात कविता गेय नहीं है, क्योंकि हम इस कविता को गा नहीं सकते, इसलिए कविता में क्या है, गीतात्मकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, बहाने माने युग्म के साथ साथ यहाँ पर क्या है, क्या है, कविता की क वर्ण की आवृत्ति आने के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है।
और बाहर भीतर आदि इन सब युग्म से एक विशिष्ट अलग ही सौंदर्य यहाँ पर प्रकट होता है। और इसी युग्म से जो ये हो रहे हैं, इसमें से पढ़ने वालों को और भी अधिक आनंद आता है और आसानी होती है। आगे पढ़ें। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है। खिलने का अर्थ यहाँ पर कविता के विकास से लिया गया है कि जिस तरह से एक फूल खिलता है, फूल पहले कली बनता है, उसके बाद खिलता है, वैसे ही कविता जब एक कवि लिखता है धीरे धीरे वो विकास पाती है। धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही वो पूरे संसार में पढ़ी जा सकती है और उसके विकास की कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि कविता का जो विकास पाना है उसको फूल नहीं समझ सकता, उसको भला फूल क्या जाने। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि कविता का जो विकास है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है और उसी चीज़ को भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि फूल की एक सीमा होती है, एक सीमित उसमें वो बगीचे में खिलता है, अपने खुशबू दूर दूर तक बिखेरता है, कुछ दिन तक खिले रहता है और उसके बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु कविता की जो विकास की महक है, कविताओं की जो प्रसिद्धि की महक है, वो कभी समाप्त नहीं होती। वो दूर दूर तक अपनी महक सैकड़ों सालों तक वो अपनी फैलाती रहती है। आज हमने पढ़ा, कल कोई और पढ़ेगा, इसका अर्थ और मैं तो उतना ही आनंद देता रहता है। जबकि फूल क्या है, फूल की एक समय सीमा है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि फूल की खिलने की सीमा क्या है, निश्चित है, परंतु कविता के विकास की, कविता के प्रसिद्ध होने की सीमा क्या है, अनिश्चित है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। आगे कवि कह रहे हैं कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। अब कवि ने कविता को बच्चे के साथ क्यों रिलेट किया है, बच्चे के साथ क्या संबंध बताया है। कवि ने कहा है कि एक खेल, कविता भी एक खेल ही है और बच्चे की, जिस तरह से बच्चे के खेल होते हैं कि बच्चों के खेल में कोई समय सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, कोई घर की सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वैसे ही कविता में भी कोई बंधन नहीं होता। बाहर भीतर इस घर उतर, कविता भी कोई जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी नहीं देखती। वैसे ही एक बच्चा भी निश्चल होता है, उसका मन साफ होता है, वो इन सब बंधनों से, इन सब सीमाओं से बिल्कुल दूर होता है और सब चीज़ को एक कर देने का जो मतलब है वो बच्चा ही जाने। कि उस बच्चे के जो सपने होते हैं वो अपार होते हैं और उसके अपार सपने का मतलब भला बच्चा ही जाने। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि बच्चों को ये नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अपने पड़ोसियों से बनती नहीं है, हमारे अपना पड़ोसी देश से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, परंतु बच्चे का मन क्या है, निश्चल है, साफ है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। वो सबके घरों में खेलने जा सकता है, वो सबके पास जा सकता है, क्योंकि उससे इस भेदभाव का, इस बंधन का आभास नहीं होता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे की खेल की तरह ही कविता भी एक खेल है और उसके लिए, कविता के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। जिस तरह से बच्चों के सपने अपार हैं, बच्चों के लिए क्या नहीं होती, कोई बंधन नहीं है, बच्चों के लिए सभी एक समान है, वैसे ही कविता के लिए भी सभी एक समान है। उसके लिए कोई भी क्या नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कि नहीं वो दूसरे जगह जाकर उसका महत्व बदल देगी। तो सब जगह कविता का क्या है, एक ही महत्व है। तो वही कवि कह रहे हैं कि सब जगह कविता का एक ही महत्व है, सबको एक समान रहकर। जिस तरह से कि बच्चे के मन में कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होती, वैसे ही कविता में भी कोई बंधन नहीं है, वो सबको ही एक समान लेकर चलती है, सबको ही एक समान रूप से महत्व देती है। सभी पाठकों को, सभी पढ़ने वालों को वो उसी तरह महत्व, उसी तरह अपना अर्थ स्पष्ट करती है। तो ये बच्चे के साथ भी उसका संबंध बताया है। अब शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है, कविता क्या है, प्रभावमय है। यहाँ पर कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ पर हम जब कविता पढ़ रहे हैं
कविता को जब बोल रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और है, और जब बोलने के तरीके में और इस तरह से अर्थ समझने के तरीके में जब अंतर आता है तो वहाँ पर क्या होता है। इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या है, कविता को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोलने के तरीके से और पढ़ने अर्थ के तरीके में अंतर आया है। तो यहाँ पर काको वक्रोक्ति अलंकार है। जब भी ये अलंकार कौन सा होता है, जब बोलने के तरीके में अंतर होता है, एक काल्पनिकता उसमें दिखती है। आगे कवि कह रहे हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने। अब यहाँ पर जो बिना मुरझाए महकने के माने, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। और किस तरह से फूल क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें दिखाई देगा, प्रश्न अलंकार। और आगे कवि क्या है कविता में, अब पूरा अर्थ समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रश्नालंकार देखने को मिल रहा है। वक्रोक्ति अलंकार मैंने बता दिया, बाहर भीतर, इस घर उधर, जाने माने बहाने, ये सब युग में हैं। तो इसमें अब इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हम देखेंगे। बिना मुरझाए में भी अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। अमूर्त कविता है। कविता गे नहीं है, अर्थात कविता में कोई गीतात्मकता नहीं, कविता हम गा नहीं सकते। साथ में ही यहाँ पर क्या है, कविता को फूल के साथ संबंध बताकर, कविता को यहाँ पर बच्चे के साथ संबंध बताकर कविता में और अधिक कोमल भाव उभर कर आए हैं। अर्थात पूरी कविता जो है पूरे संसार को ही क्या कर रही है, प्रसन्न कर रही है। जितने भी लोग कविता को पढ़ रहे हैं वो सभी को महका रही है और महकना सिखा रही है। साथ में ही कविता क्या है, छंद मुक्त ये कविता है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। कविता एक उड़ान है, यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलेगा। और क्या क्या है इसमें, कविता का केंद्रीय भाव अगर मैं बोलूँ तो कवि की कल्पना की उड़ान क्या है, कविता है। और उसकी कल्पना की उड़ान क्या है, एक सीमित है, सैकड़ों वर्षों तक हम इस कविता को पढ़ सकते हैं, सैकड़ों वर्षों तक लोग इसे पढ़ सकते हैं। चिड़िया के माध्यम से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चिड़िया के साथ कविता का क्या किया है, कल्पना की है। दोनों की तुलना भी बड़े प्रभावी ढंग से की है। और साथ में ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या कह रहे हैं कि पंख लगा, कविता के पंख लगा, यहाँ पर हम रूपक अलंकार भी देख सकते हैं। तो क्या है, अब पूरी कविता का मैं शिल्प सौंदर्य बताऊं तो कविता में क्या है, पहली कविता एक उड़ान है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दिखाया जाएगा। युग में है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। चिड़िया क्या जाने प्रश्न सूचक अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया। कविता अमूर्त है और क्या है, प्रवाहमयी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। कविता एक खिलना है। यहाँ पर काको वक्रोक्ति अलंकार है। फिर यहाँ पर बिना मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। और इस घर उस घर में फिर से र वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर फिर से अनुप्रास अलंकार है। बहाने माने में युग्म है, जो कि एक छटा बिखेर रही है। कवि ने चिड़िया के साथ तुलना कर फूलों के साथ तुलना कर एक नया जो सुंदरता, एक मनोरम भाव पूरे संसार को दी है। ये कविता स्वयं क्या कह रही, महक तो रही है और लोगों को महकना भी सिखा रही है। तो कवि ने क्या क्या अलग अलग तरीके से कविता की तुलना चिड़िया से की है और चिड़िया से श्रेष्ठ कविता को बताई कि चिड़िया की एक उड़ान की सीमा सीमित है परंतु कविता की नहीं है। साथ में ही कविता ने फूल से श्रेष्ठ कविता को बताई कि फूल क्या सीमित समय तक अपनी महक पूरे बगीचे में, पूरे आसपास, पूरे संसार में बिखेरती है, परंतु कविता जो है अपनी विकास की महक पूरे संसार में सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक बिखेरती रहती है। उसका अर्थ कभी समाप्त नहीं होता है। वो एक ऐसे रस का अक्षय पात्र की तरह है जो कि जितना पढ़ोगे उतना ही वो और अधिक विकास पाती रहेगी, आनंद आता रहेगा। साथ में ही बच्चे के बहाने कवि ने अंतिम में कहा है कि जिस तरह से बच्चे के खेलों की कोई सीमा नहीं होती, वैसे कविताओं की भी कोई सीमा नहीं होती।
वह भी सभी के लिए एक समान होती है। तो छात्रों, ये थी कविता हमारी कविता के बहाने। और आगे हमारे पास कविता के आसपास से प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आपको कविता को देखकर हल करने हैं। साथ में ही कविता के जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूँगी और घर में पढ़ते रहिए। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियोस देखिए। बहुत आसान कविता है, छोटी सी कविता थी, आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर मैं अगली वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।